Students and welcome in lecture second of chapter number 4 materials of class 8 जिसमें हमने पढ़ा था कि मटेरियल्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन्हें हम डिवाइड करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने लेक्चर 1 में करी हैं, वो आपको जो है वहाँ से उसमें भी आप देख सकते हो। कुछ पॉइंट्स उसमें रह गए थे तो उन्हें हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो हम 5 प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर चुके थे। 6th प्रॉपर्टी आप फिजिकल में ये भी बता सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड की अगर हम बात करें तो उसे हम मेटल एंड नॉन मेटल इन दोनों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि हार्डनेस जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है या उस प्रॉपर्टी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आपने देखा होगा जनरली कई मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके ऊपर अगर हम सिंपल स्क्रैचिंग करें तो कईयों के ऊपर तो स्क्रैचिंग के निशान पड़ जाते हैं, ठीक है। बट कई मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिन पे आप जब अगर स्क्रैचिंग करोगे तो उनके ऊपर कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ती हैं। इट मीन्स अगर हमें डिवाइड करना है तो हम जनरली ये कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं हमारे वो हार्डनेस प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इट मीन्स अगर हम मेटल की सरफेस के ऊपर हम स्क्रैचेस करें तो उसके ऊपर कोई भी इंडेंटेशन या कोई भी स्क्रैच नहीं होते। बट एज कंपेयर ऑन नॉन मेटल क्या है, आपकी हार्डनेस प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं। यानी कि उसमें अगर आप स्क्रैचेस करोगे तो नॉन मेटल्स में इंडेंटेशन या स्क्रैचेस होंगी ही होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक पॉइंट आपका रह गया था रिगार्डिंग द मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी। अगर हम मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें हमने ये कहा था कि बीटिंग प्रोसेस की वजह से जो ब्लैकस्मिथ होते हैं वो मेटल्स की शेप को चेंज करते हैं और चेंज करके वो उन्हें बनाते हैं इन थिन शीट्स, यानी कि वो उन्हें शीट की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। बट अगर हम थिन शीट के बाद भी जो है कंटिन्यूसली बीटिंग प्रोसेस को शो करते हैं तो मैलेबिलिटी से हम एक और चीज बना सकते हैं और उसको हम कहते हैं फॉइल। फॉइल की थिकनेस थिन शीट से भी बहुत कम होती है और कई मेटल्स तो ऐसे भी होते हैं जिनको हम जनरली हमारे फूड्स में भी हम यूज करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 फॉइल्स के बारे में पता होना चाहिए। एक आता है हमारा इट इज सिल्वर फॉइल, इट इज सिल्वर फॉइल। और सेकेंड आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम फॉइल। ये 2 तरह की हमारे पास फॉइल्स होती हैं या जनरली हम इन्हें यूज करते हैं। सिल्वर फॉइल आपने कई बार देखा होगा, कई स्वीट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर एक लेयरिंग होती है शाइनिंग और उसको हम कहते हैं सिल्वर। तो सिल्वर जो है ये जनरली हम यूज करते हैं इन स्वीट्स में। और एल्यूमिनियम फॉइल का आपको पता ही है, एल्यूमिनियम फॉइल हम किस लिए यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा आपके पेरेंट्स या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कई बार जब लंच या फूड पैकिंग करते हैं तो वो एक फॉइल में पैक किए जाते हैं जिसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम फॉइल। तो फूड रैपिंग अगर हम बात करें तो फूड रैपिंग जो है वो हम एल्यूमिनियम फॉइल में यूज करते हैं। तो ये आपका एक पॉइंट रह गया था रिगार्डिंग मैलेबिलिटी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं रिगार्डिंग द मटेरियल्स। और नेक्स्ट अब हम आते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि हाउ वी कैन डिवाइड द मटेरियल्स इनटू मेटल एंड नॉन मेटल
ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए, और 10th में भी आपको हेल्प करेगा और इवन हायर क्लासेस में भी। कई बच्चों को थोड़े से डाउट हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। हम एक एक प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं और उसे डिटेल में और इजीली उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट जो हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टी, वो आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये आपकी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे आपको मटेरियल की क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन आपकी वही रहेगी, दो ही, एक आपके मेटल्स रहेंगे और दूसरे आपके नॉन मेटल्स। ये दोनों ही हमारी क्लासिफिकेशंस रहेंगी। तो अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो मेटल्स किस तरह से बिहेवियर शो करेंगे और नॉन मेटल्स किस तरह से बिहेवियर शो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की, और इसको अगर हमें समझना है तो सबसे जो कॉमन एग्जांपल है, जो आप लोग भी, हम खुद भी देखते हैं और अपने चारों तरफ भी हमें दिखाई देता है, वो हम हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा कि आयरन की जो भी चीजें होती हैं, चाहे आप कुछ भी बना लो, बट आफ्टर सम टाइम उनके ऊपर एक रस्ट लग जाती है, यानी कि जंग लग जाती है, तो उसे ही हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये क्यों होता है और मेटल्स से में इसका जो है ये प्रॉपर्टी को कैसे शो करता है, तो वो हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो आयरन का अगर हम केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो इसे हम कैपिटल F एंड स्मॉल e, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आयरन इज Fe। या तो अगर हम Fe लिखें तो उसका मतलब भी होता है आयरन। तो जनरली होता क्या है कि जब भी आयरन को हम ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में जब भी रखा जाता है तो आयरन क्या होता है, वो अपने आप को चेंज करता है और चेंज करके आयरन ऑक्साइड बनाता है Fe2O3। वैसे आगे इसके और भी होता है, आप अगर कंप्लीट बात करो देन इट इज Fe2O3 डॉट 32H2O। ये कंप्लीट जो है, ये कंप्लीट कहलाता है रस्ट। इसे ही हम कहते हैं रस्ट, यानी कि जो जंग लगना। आयरन पे जो जंग लगता है उसका केमिकल अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो वो है Fe2O3 डॉट 32H2O। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो रस्टिंग ये हुई है इसका कलर कैसा है, तो हमेशा याद रखना जो रस्ट होती है, रस्ट का जो आपका कलर होता है इट इज ऑरेंज ब्राउन। इट इज ऑरेंज ब्राउन कलर, ठीक है। यानी आयरन जब तक ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में रहेगा इट विल बी चेंज इनटू आयरन ऑक्साइड। देखो O3 यानी कि ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, और इस कंप्लीट को हम कहते हैं रस्ट। और रस्ट का अगर आपसे कलर पूछ लिया जाए तो वो होता है ऑरेंज ब्राउन। इसी तरह से अगर हम केमिकली बात करें तो इस कंप्लीट को रस्ट तो हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हम बात करें तो इसे हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड। इट इज नोन एज मेटल ऑक्साइड। यानी कि एक चीज हमें पता चल गई, अगर हम कोई भी इन जनरल एक फॉर्मूला लिखना चाहें, जैसे आप मैथ में भी a+b का होल स्क्वायर लिखते हो, ऐसे ही अगर हम इसके लिए एक फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो आप इस तरह से लिख सकते हो कि मेटल्स जब भी आपके रिएक्ट करेंगे विद ऑक्सीजन तो वो हमेशा आपको बना के देंगे मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं है। अगर ये आपको याद है तो आप इसमें और भी मेटल्स को चेंज कर सकते हो।
जैसे मान लो ये फर्स्ट एग्जांपल था, ऐसे ही आपने 7th क्लास में भी एग्जांपल पढ़ा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। उसमें आपने ये पढ़ा था कि जब भी हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद हमारे पास एक ऐश की फॉर्म में पाउडर मिलता था, और जब उसको टेस्ट किया था हमने तो वो हमें मिला था इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको अगर हम बैलेंस करें तो ये हो जाएगा आपका दिस, इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये हमें जो है बर्निंग की वजह से किस फॉर्म में मिला था, इट इज इन ऐश फॉर्म, इस फॉर्म में ये हमें मिला था। ओके, तो बिल्कुल चाहे आप मैग्नीशियम की ले लो चाहे आप आयरन की इक्वेशन ले लो, दोनों ही यही फॉर्मूला शो कर रहे हैं। इट इज मेटल्स, यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन O2 हो गया आपका, एंड मेटल ऑक्साइड यानी कि MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स के केस में क्या होता है, जो भी आपके कंपाउंड या जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है इट इज योर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ओके, अब आपको इसमें ये भी पता होना चाहिए कि जो मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर क्या है। नेचर मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या ये एसिड इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर, क्या ये बेस है इन नेचर में, इट इज एक्चुअल बेसिक इन नेचर। और थर्ड हम बात करते हैं तो ये आपका शो करता है न्यूट्रल। ये तीनों हमने पढ़े हैं क्लास 7th में, और आपको पता भी होगा अगर आप बात करते हो pH वैल्यू की, अगर pH वैल्यू लेस देन 7 आती है इट मीन्स इट इज एसिडिक इन नेचर, ग्रेटर देन 7 बेस इन नेचर, और अगर एग्जैक्ट 7 ही वैल्यू आती है तो वो होता है न्यूट्रल इन नेचर। तो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि हाउ यू कैन टेस्ट द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। जरूरी नहीं है आयरन हो, आप मैग्नीशियम का भी ले सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब लेनी है, और टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, वाटर फिल कर देना। जैसे ही आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जो भी जिस भी आयरन पीस पे ये रस्ट लगी हुई थी वहां से इसको रिमूव करना है, और इसमें जो है स्मॉल स्मॉल आपको रस्ट के पीसेस डाल देने। ये हो गए आपके रस्ट। आफ्टर दैट इसके बाद हमें क्या करना है, इसको अच्छे से शेक करना है। ठीक है, इस तरह से शेक करें कि हम कोशिश ये रहेगी कि रस्ट जो है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाए और एक वाटर का ये सॉल्यूशन बने। आफ्टर दैट जब ये सॉल्यूशन बन जाएगा तो आपने 7th क्लास में एक टर्म पढ़ी थी, इट इज नोन एज लिटमस पेपर। इट इज लिटमस पेपर, और लिटमस पेपर हमें पता है हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्लू कलर लिटमस पेपर और एक होता है रेड कलर लिटमस पेपर। तो 1 बाय 1 हमें क्या करना है, दोनों लिटमस पेपर पे इस सॉल्यूशन के ओनली 1 ड्रॉप, ओनली सिंगल ड्रॉप हमें जो है या स्मॉल क्वांटिटी में हम इसको दोनों पे ही पुट करेंगे। तो जब हम स्मॉल क्वांटिटी में इस सॉल्यूशन को पुट करते हैं ऑन ब्लू लिटमस पेपर, तो ब्लू वाला क्या करता है, इट विल चेंज इट्स कलर। ये अपना कलर किसमें चेंज कर देता है, इनटू रेड। ये अपना कलर जो है रेड में चेंज करता है, और जब इसी सॉल्यूशन को हम रेड के ऊपर डालते हैं देन इट शोज नो चेंज, कोई भी चेंज इसमें नहीं होता है। या आपको शायद बेटा ऑपोजिट बता दिया, ऑपोजिट बता दिया, हाँ सॉरी, रेड पे जब डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा इनटू ब्लू कलर, और ब्लू में कोई चेंज नहीं होता है,
इसको चेंज कर लेना। और जैसे हमें पता है कि ब्लू कलर में जब चेंज होता है तो वो शो करता है बेस नेचर, इट विल बी शो बेस नेचर। यानी कि इस पूरी एक्टिविटी से हम कह सकते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, अगर उसका नेचर आपसे पूछा जाए देन इट इज बेस इन नेचर। यानी कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। नेचर अगर पूछा जाएगा तो मेटल ऑक्साइड हमेशा बेस इन नेचर होंगे। ऐसे ही इसी में आपका सेकंड जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका रिगार्डिंग नॉन मेटल्स। और जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो जनरली हम जो है वो गैसेस की बात करते हैं। गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं। मान लो हम लेके चलते हैं सल्फर, एस आपका रिप्रेजेंट करेगा, इट इज सल्फर गैस। सल्फर गैस ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होती है देन इट विल मेक सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट करता है डाई को, और एज ए कंप्लीट इसे हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जब सल्फर डाइऑक्साइड आपका वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वाटर के कांटेक्ट में आते ही ये चेंज हो जाता है, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल बी चेंज इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। और फॉर्मूला अगर आप बात करो तो H2SO3। अब देखो नाम में ही एसिड आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है हम यही कहेंगे कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो क्या होंगे, एसिड इन नेचर होंगे। अगर टेस्टिंग की बात हो तो टेस्टिंग आपका बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसा हमने मेटल्स के केस में किया था। तो हमेशा याद रखना कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं दे विल मेक मेटल ऑक्साइड, और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस इन नेचर होते हैं, उनका नेचर जो होता है वो बेस होता है। और जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड्स। और अगर हम उनका नेचर बात करें नॉन मेटल ऑक्साइड्स की तो वो दे आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग केमिकल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ओके, इसी तरह से आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी आती है जिसे हम कहते हैं रिएक्शन विद वाटर। यहीं पे हम एडिट कर देते हैं। और सेकेंड हम बात करते हैं इट इज रिएक्शन विद वाटर। ओके, तो अगेन इसमें भी हमें क्या करना है, वन बाय वन हम एक एक स्टेप लेके चलेंगे। सबसे पहले हम जैसे मेटल्स की बात करेंगे और मेटल्स को अगर हम वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, और सेकेंड हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। तो फर्स्ट हम देखते हैं अबाउट मेटल्स। देखो इसमें आपको सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है कि जो मेटल्स हैं उनको जब हम वाटर में रखेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, या तो बहुत फास्ट रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, या फिर क्या करेंगे बहुत ही स्लोली रिएक्ट करेंगे, स्लो करेंगे। स्लो का एग्जांपल आप कर चुके हो, अगर आपको जैसे प्रीवियस जो प्रॉपर्टी करी थी आपने वो थी रस्टिंग ऑफ आयरन, वो आप इसमें लिख सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। क्योंकि आयरन में जो जंग लगती है, जो रस्ट होता है वो एकदम नहीं होता है, उसको टाइम लगता है, वो धीरे धीरे उस पर रस्टिंग होती है। तो मेटल्स वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं, वो हो गया आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। और मेटल्स बहुत फास्ट भी रिएक्ट करते हैं। फास्ट में आपको याद रखना है, अगर हम बात करें तो सोडियम, ठीक है, यहाँ पे आपको सोडियम की बात करनी है। ठीक है, सोडियम
यानी कि आप रिप्रेजेंट करोगे Na से। और अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको इवन जो है नाइफ से भी कट कर सकते हैं। और सोडियम को जब हम वाटर में रिएक्ट करते हैं तो ये बहुत जल्दी क्या करता है, फास्टली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और एज ए रिजल्ट जैसे ये फास्ट रिएक्ट करेगा तो ये बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो ये है इसका एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं कि स्लो कौन सा रिएक्ट कर रहा है और फास्ट कौन सा रिएक्ट कर रहा है। इट मीन्स आप सोडियम को क्या है, ओपनली एयर में या वाटर में आप नहीं रख सकते, इसीलिए सोडियम को ना तो हम एयर में रखेंगे ना ही वाटर में, इसे हम जो रखेंगे वो होता है आपका केरोसिन में। और ये आपका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है कि व्हाई सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन, तो यही उसका आंसर है। और सेकंड अगर हम इसमें बात करें रिगार्डिंग नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं दे डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स का कोई भी रिएक्शन नहीं होता विद वाटर, चाहे आप उन्हें आप एक दिन के लिए रखो, चाहे आप 2 दिन के लिए या कितने भी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए रखो, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन जो है वो आपकी फॉस्फोरस आएगी और उससे रिलेटेड आपकी डिटेल्स आएंगी, जो हम नेक्स्ट जो आपका लेक्चर बनाएंगे उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे।